हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल सहज ऑनलाइन क्लासेज में। दोस्तों, आज की क्लास में हम लोग एक और हिंदी व्याकरण के टॉपिक को क्लियर करने वाले हैं, जो कि आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आज के टॉपिक में हम लोग समास को पढ़ने वाले हैं, क्योंकि पिछले क्लास में हम लोग संधि को सीखे थे। संधि के आगे जो टॉपिक है वो क्या है? समास को। अगर आप लोग इस क्लास में बिल्कुल शुरू से लेकर अंत तक बने रहते हैं, हमको उम्मीद है कि आपको बिल्कुल पूरे समास आपको समझ में आ जाएगा। तो चलिए, बिना देरी किए हुए आज की क्लास को हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि समास किसे कहते हैं। सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि समास किसे कहते हैं। तो आप लोग देखिएगा, दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से एक नया सार्थक शब्द बनता है, तो इस प्रक्रिया को समास कहते हैं। इसमें क्या होगा? दो या दो शब्दों के योग से एक नया शब्द बनेगा, वो भी क्या? तो सार्थक शब्द बनेगा। उसी को हम लोग क्या कहेंगे? तो समास कहेंगे। यहाँ देखिएगा, समास का शाब्दिक अर्थ संक्षिप्तीकरण या संक्षेप होता है। आप लोग याद रखिएगा, समास का जो शाब्दिक अर्थ होता है वो क्या होता है? तो संक्षेप होता है, यानी एक आपको पूरा वाक्य का एक छोटा सा शब्द मिलेगा। तो चलिए हम लोग क्या करते हैं, जैसे एग्जाम्पल में हम लोग देखते हैं। जैसे देखिएगा, राजा का भवन, तो क्या हो जाएगा? राजभवन। आगे क्या है? पीला है अंबर जिसका, उसे क्या कहते हैं? तो पीताम्बर कहते हैं। देखिए यहाँ पर क्या है, ये एक या एक से अधिक शब्द है, और दोनों के योग से क्या बना? तो एक ही शब्द बना, वो भी क्या? तो सार्थक शब्द बना। तो इसे ही हम क्या कहेंगे? तो समास कहेंगे। इसे ही हम लोग क्या कहेंगे? तो समास कहेंगे। आगे देखिएगा, देश के लिए भक्ति, इसमें क्या है? देखिए, एक से अधिक क्या है? तो शब्द है। देश के लिए भक्ति के लिए एक ही शब्द यहाँ पर क्या हो गया? देशभक्ति। तो देशभक्ति हमारा क्या हुआ? समास हुआ। देशभक्ति क्या हो जाएगा आपका? तो समास हो जाएगा। चलिए हम लोग क्या करते हैं, आगे ऐसे ही समझते हैं कि समास के कितने प्रकार होते हैं। चलिए उन सभी प्रकार को हम लोग क्या करेंगे, एकाएक करके सीखेंगे। जैसे देखिएगा, हिंदी व्याकरण में समास की कुल संख्या जो होता है वह 6 होता है। ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि समास के कितने भागों में बटा गया है या कितने प्रकार है। तो आप लोग याद रखिएगा, कितने? तो 6 भागों में बटा गया है। पहला क्या हो जाएगा? अव्ययी भाव समास। दूसरा क्या हो जाएगा? बहुब्रीहि समास। तीसरा क्या हो जाएगा? तत्पुरुष समास। चौथा क्या हो जाएगा? कर्मधारय समास। पांचवा क्या हो जाएगा? द्वंद्व समास। और छठा क्या हो जाएगा? द्विगु समास हो जाएगा। यानी समास को कितने भागों में बटा गया है? तो 6 भागों में बटा गया है। इस समास को याद करने के लिए अगर आप लोग ये ट्रिक भी याद कर लेते हैं, तो आप छऊ के छऊ जो समास है, आप इसको आप लोग बढ़िया से याद कर लीजिएगा। जैसे क्या है, अब यहाँ पे नौ की जगह पर क्या हो जाएगा? क हो जाएगा। अब नौ के क्या हो जाएगा? दादा। अगर आपको कोई चीज याद रहता है, अब नक दादा, तो आप क्या कर सकते हैं, छऊ के छऊ जो भी समास है, आप उसको आसानी से क्या कर लीजिएगा? याद कर लीजिएगा। जैसे समझिएगा, अ से क्या हो जाएगा आपका? अव्ययी भाव हो जाएगा। ब से क्या हो जाएगा? तो बहुब्रीहि हो जाएगा। न से क्या हो जाएगा? तो नैया समास हो जाएगा। ठीक है ना? क से क्या हो जाएगा आपका? तो कर्मधारय हो जाएगा। द से क्या हो जाएगा? तो द्वंद्व समास हो जाएगा। ठीक है। और द से भी क्या हो जाएगा? तो द्विगु समास हो जाएगा। ऐसे करके आप छऊ समास को क्या कर सकते हैं? तो याद कर सकते हैं। ठीक है। तो चलिए हम लोग क्या करते हैं, इन सभी को हम लोग एकाएक करके पढ़ते हैं कि किसे अव्ययी भाव समास कहेंगे, किसे बहुब्रीहि समास कहेंगे, किसे तत्पुरुष समास कहेंगे, किसे कर्मधारय समास कहेंगे, किसे द्वंद्व कहेंगे, और किसे द्विगु कर समास कहते हैं। तो चलिए हम लोग एकाएक करके इन सभी को समझते हैं। पहला हम लोग समझते हैं कि अव्ययी भाव समास किसे कहते हैं। अव्ययी भाव समास किसे कहते हैं? तो इसका परिभाषा देखिएगा, जिस समास का पूर्व या पहला पद कोई अव्यय या क्या होता है? अव्यय हो। ठीक है। क्या हो? तो अव्यय हो, तो उसे क्या कहेंगे? अव्ययी भाव समास कहते हैं। आपको याद रखना है कि जिस शब्द का पहला पद प्रधान हो, ठीक है, या पहला पद क्या हो?
क्या हो, या पूर्व पद क्या हो, प्रधान हो, ठीक है, या अव्यय हो, उसे हम लोग क्या कहेंगे, अव्ययी भाव समास कहेंगे। आपको याद रखना है इस समास में सदैव पहला पद क्या होता है, तो प्रधान होता है। पहला पद क्या होता है, तो प्रधान होता है। जैसे इसका पहचान समझिएगा, अगर आप लोग इस पहचान को समझ लेते हैं ना, तो अव्ययी भाव आपके लिए क्या हो जाएगा, तो आसान हो जाएगा। जैसे समझिए, पहचान में क्या हो जाएगा, पहला पद अनु आता है, क्या आएगा, आ आएगा, प्रति आएगा, भर आएगा, यथा आएगा, यावत आएगा, घर आदि होते हैं, ठीक है। अगर पहचान में अगर आप लोग याद कर लेते हैं इसमें, तो पहला पद क्या आएगा आपका, अनु, आ, प्रति, भर, यथा, यावत, ऐसे ऐसे शब्द क्या होते हैं, आते हैं। आपको क्या याद रखना है कि पहला पद क्या हो, अव्यय हो या पहला पद प्रधान हो, जिस समास का उसे क्या कहेंगे, तो अव्ययी भाव समास कहेंगे। और पहचान में भी आप लोग याद कर सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल के माध्यम से हम लोग क्या करते हैं, समझते हैं। जैसे इसका एग्जाम्पल देखिएगा, जैसे यहाँ देखिएगा, यथा से आरंभ होने वाले शब्द कुछ हैं। आपको पहचान में हम लिखाए हैं क्या, यथा से जो भी शब्द प्रारंभ होते हैं, ठीक है, उसे क्या कहते हैं, तो अव्ययी भाव समास कहते हैं। जैसे देखिए यथाशक्ति, बहुत बार पूछता है ये क्वेश्चन कि यथाशक्ति कौन से समास है, ठीक है। या देखिएगा यहाँ पर यथासंभव, फिर क्या है, यथाक्रम। आगे देखिएगा प्रति से प्रारंभ होने वाला शब्द, जैसे यहाँ देखिए प्रत्येक, प्रत्येक इसको क्या करेंगे, अगर इसका संधि विच्छेद करेंगे तो क्या हो जाएगा, प्रति प्लस एक मिलके क्या बनता है, तब प्रत्येक बनता है। ऐसे यहाँ देखिएगा प्रत्यय, प्रतिमान, प्रतिघर, प्रतिक्षण, प्रतिदिन, बहुत बारी क्वेश्चन पूछता है कि प्रतिदिन कौन सा समास है, तो आप लोग याद रखिएगा अव्ययी भाव हो जाएगा। प्रतिफल, प्रतिफल कौन समास हो जाएगा आपका, कौन समास हो जाएगा, तो अव्ययी भाव हो जाएगा। जैसे यहाँ देखिएगा दोहराए जाने वाला शब्द भी क्या होता है, तो अव्ययी भाव होता है। कभी कभी बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि अगर एक ही शब्द दो बार आ जाता है ना, तो उनको लगता है ये द्वंद्व समास हो गया, लेकिन ये बिल्कुल क्या है, गलत है, ठीक है। जैसे एक ही शब्द क्या हो, दो बार हो, तो वो क्या होता है, अव्ययी भाव समास होता है। और क्या होता है, बीच में इस तरीके का चिन्ह दिखाई देगा, और जिसमें क्या हो, उल्टा शब्द होता है, जैसे दिन का रात, दिन रात, तो वैसे शब्द क्या होते हैं, तो द्वंद्व समास होते हैं, ठीक है। आप लोगों को याद रखना है अव्ययी भाव में एक ही शब्द दो बार हो, तो उस तरीके के जो शब्द होते हैं वो कौन हो जाएंगे, तो अव्ययी भाव हो जाएंगे। जैसे देखिए यहाँ पर धीरे धीरे, तेजी तेजी, रोज रोज, बार बार, रातों रात, दिनों दिन। यहाँ पे देखिए कानों कान, पल पल। तो आपको याद रखना है एक ही शब्द अगर दो बार हैं, उन्हें हम क्या कहेंगे, अव्ययी भाव समास कहेंगे। और जिसमें क्या हो, उल्टा का पता लगे, जैसे दिन का रात हो जाएगा, बड़ा का छोटा हो जाएगा, अगर इस तरीके को आपको शब्द दिखाई देते हैं, तो उनको द्वंद्व समास मानिएगा, ठीक है। चलिए हम लोग क्या करते हैं, आगे समझते हैं। आगे क्वेश्चन है बहुब्रीहि समास किसे कहते हैं, ठीक है। बहुब्रीहि समास किसे कहते हैं, चलिएगा इसका डेफिनेशन समझिएगा। जिस समास में न तो पूर्व पद प्रधान होता है और न ही उत्तर पद प्रधान होता है, बल्कि कोई अन्य पद प्रधान होता है, तो ऐसे को क्या कहेंगे हम लोग, तो बहुब्रीहि समास कहेंगे, ठीक है ना। जिसका पूर्व पद प्रधान हो, ना उत्तर का पद प्रधान हो, ना पहला ना दूसरा, ठीक है, वह किसी तीसरे की तरफ इशारा करता हो, या अन्य पद क्या हो, प्रधान हो, वैसे को क्या, वैसे शब्द को हम लोग क्या कहेंगे, तो बहुब्रीहि समास कहेंगे। इसका ट्रिक याद रखिएगा, जिसे पढ़ने पर तीसरा अर्थ निकलेगा, जिस शब्द को पढ़ने पर कोई तीसरा अर्थ निकलता हो, तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, तो बहुब्रीहि समास कहेंगे। जैसे देखिएगा यहाँ पर दशानंद, इसमें ना पूर्व पद प्रधान है, ना उत्तर का पद प्रधान है, ना पहला पद प्रधान है, ना दूसरा पद प्रधान है, ठीक है। इसमें क्या है, कोई तीसरा अर्थ निकलता है। जैसे दशानन का अर्थ क्या होता है, 10 मुख वाले को बोलते हैं। दशानन का अर्थ क्या होता है,
तो 10 मुख वाले को बोलते हैं। और 10 मुख वाले कौन होता है? तो रावण होता है। देखिए यहाँ पर क्या हो गया, तीसरा हो गया। क्या हो गया? तीसरा हो गया। ठीक है, तो ऐसे शब्द को हम लोग क्या कहेंगे? तो बहुब्रीहि समास कहेंगे। वैसे यहाँ देखिएगा क्या है, पीताम्बर। पीताम्बर किसे कहेंगे? पीला अंबर हो जिसका। पीताम्बर का अर्थ क्या हो गया? पीला अंबर हो जिसका। और तीसरे की तरफ किसके तरफ इशारा हो रहा है? तो कृष्ण की तरफ। ठीक है, कृष्ण जी का जो अंबर होता है वो कैसा होता है? तो पीला होता है। आगे देखिएगा, चतुर्भुज, यानी चार भुजा है जिनका। ठीक है, चार जिनका भुजाएं होते हैं उनको क्या कहते हैं? चतुर्भुज कहते हैं। इसमें ना पहला पद प्रधान है ना दूसरा पद प्रधान है। इसमें क्या है? तीसरा अर्थ निकल रहा है। क्या हो रहा है? तीसरा अर्थ निकल रहा है। जैसे किसके कहें, किसे कहेंगे? तो विष्णु को कहेंगे। ठीक है, आगे देखिएगा, लंबोदर। तो लंबा उदर हो जिसका, यानी उदर किसको बोलते हैं? तो पेट को बोलते हैं। ठीक है, लंबा उदर किनका है? तो गणेश का है। किसका है? तो गणेश का है। तो ऐसे ऐसे शब्द हमारा क्या हो जाएंगे? बहुब्रीहि समास हो जाएंगे। ठीक है, ना जिनका पहला पद प्रधान हो ना दूसरा पद प्रधान हो, वो तीसरे की तरफ इशारा करता है। ठीक है, या तीसरा अर्थ निकलता है। तो आप लोग याद रखिएगा, इसे क्या कहेंगे? तो बहुब्रीहि समास कहेंगे। आगे हम लोग समझते हैं तत्पुरुष समास किसे कहते हैं। ठीक है, थर्ड नंबर में क्या है? तत्पुरुष समास किसे कहते हैं? देखिएगा, जिस समास को विग्रह करने पर कारक चिन्ह प्राप्त हो तो उसे तत्पुरुष समास कहते हैं, यानी विग्रह करने पर। ठीक है, जैसे नोट में आप लोग समझिएगा, तत्पुरुष समास में उत्तर पद प्रधान होता है। ठीक है, अव्ययी भाव में क्या होता है? तो पूर्व का पद प्रधान होता है। क्या होता है? अव्ययी भाव में पूर्व का पद जो होता है प्रधान होता है, लेकिन तत्पुरुष समास में उत्तर का पद प्रधान होता है। अभी आप लोग क्या सीखे हैं? जिस समास को विग्रह करने पर कारक चिन्ह, कारक चिन्ह आप लोगों को हम समझाए हैं। कर्ता ने कर्म को करण से, संप्रदान को के लिए, आपदान से, संबंध काकी के। ठीक है, उसके बाद में क्या हो जाएगा? आपदान से, अधिकरण में, पर। इस सभी क्या है? तो कारक चिन्ह है। इसको क्या करेंगे हम लोग? विग्रह करेंगे तो इसमें क्या होगा? कारक चिन्ह आएगा। जैसे यहाँ पर समझिएगा एग्जाम्पल के माध्यम से, जैसे यहाँ पर देखिएगा विद्यालय, इसमें क्या है? विद्या प्लस आलय, यानी विद्या के लिए घर। इसमें देखिए यहाँ पर क्या आ गया? के लिए, यानी विग्रह करने पे क्या आ रहा है? कारक चिन्ह आ रहा है। आपको याद रखना है, विग्रह करने पर, विग्रह करने पर आपको क्या दिखाई दे? तो कारक चिन्ह। क्या हो जाएगा? कारक चिन्ह। ठीक है, तो वैसे शब्द को हम लोग क्या कहेंगे? तो तत्पुरुष समास कहेंगे। जैसे राजपुत्र, राजपुत्र यानी राजा का पुत्र। देखिए विग्रह किए तो इसमें क्या आ गया? तो आपका का आ गया। तो यह क्या हो जाएगा? तो तत्पुरुष समास हो जाएगा। गंगा जल, यानी गंगा का जल, इसमें भी क्या आ गया? तो कारक चिन्ह आ गया। आगे देखिएगा, गगन चुंबी, यानी गगन चूमने वाला। ठीक है, क्या हो जाएगा? गगन चूमने वाले को क्या कहते हैं? तो गगन चुंबी कहते हैं। तो आप लोग याद रखिएगा, विग्रह करने पर कारक चिन्ह जिसमें दिखाई दे उसे क्या कहेंगे? तो तत्पुरुष समास हम लोग कहते हैं। आगे हम लोग समझते हैं, आगे क्या है समझिएगा, कि मुख्य रूप से तत्पुरुष समास के कितने भेद होते हैं? तो मुख्य रूप से तत्पुरुष समास के जो होते हैं कितने भेद हो जाएंगे? तो 6 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? तो 6 भेद होते हैं। पहला देखिएगा, कर्म तत्पुरुष समास। दूसरा क्या है? करण तत्पुरुष समास। तीसरा क्या है? संप्रदान तत्पुरुष समास। चौथा क्या है? अपदान तत्पुरुष समास। फिर पांचवा क्या है? संबंध तत्पुरुष समास। छठा क्या है? अधिकरण तत्पुरुष समास। चलिए हम लोग आगे समझते हैं। याद रखना है आपको, मुख्य रूप से तत्पुरुष समास को कितने भागों में बटा गया है? तो 6 भागों में बटा गया है। आगे हम लोग समझते हैं, चौथा क्या है? तो कर्मधारय समास को। इसको कर्मधारय समास को हम लोग समझते हैं। समझिए, हम लोग पहला क्या पढ़े हैं? तो हम लोग पहला क्या पढ़े हैं? अव्ययी भाव समास। क्या पढ़े हैं? अव्ययी भाव। ठीक है,
आपका दूसरा क्या पढ़े हैं, तो बहुब्रीहि समास। क्या पढ़े हैं, बहुब्रीहि समास। ठीक है। और तीसरा में हम लोग क्या पढ़े हैं अभी, चलिए देखिए हम लोग तीसरा में क्या पढ़े हैं, तो हम लोग तीसरा में पढ़े हैं तत्पुरुष समास। कौन समास, तत्पुरुष समास। ठीक है, क्या पढ़े हैं, तत्पुरुष समास पढ़े हैं। चलिए हम लोग क्या करते हैं, चौथे समास को हम लोग समझते हैं। चौथा आपका क्या है, तो कर्मधारय समास है। चौथा क्या है आपका, कर्मधारय समास है। चौथा में समझिएगा, जिस चौथा है आपका कर्मधारय समास। इसमें समझिएगा, जब समस्त पद में पूर्व पद एवं उत्तर पद के रूप में विशेषण, उपमेय, उपमान का प्रयोग होता है तो उसे कर्मधारय समास कहते हैं। उसे क्या कहेंगे, कर्मधारय समास कहेंगे। नोट में आप लोग समझिएगा, कर्मधारय समास में दोनों पद विशेषण ही होता है, आपको याद रखना। अगर एक चीज अगर आप याद कर सकते हैं तो कर लीजिए, क्या, तो कर्मधारय समास में दोनों पद क्या होता है, तो आपका विशेषण होता है। ठीक है। जैसे यहाँ पे देखिएगा, नील कमल, बहुत बढ़िया ही क्वेश्चन है, बार बार ये क्वेश्चन पूछता है। ठीक है। किसे कहेंगे, तो नीला है जो कमल, उसे क्या कहते हैं, तो नील कमल कहते हैं। ठीक है। महासागर, महान है जो सागर। आगे देखिएगा, चरण कमल, कमल के लिए समान चरण। तो ऐसे ऐसे शब्द को हम लोग क्या कहेंगे, तो कर्मधारय समास कहेंगे। इसमें याद रखना है आपको, क्या विशेषण होता है। ठीक है। आगे समझिए आप लोग, आगे क्या है, इसका दूसरा परिभाषा भी आप लोग समझ लीजिए। ठीक है। इसका विग्रह करने पर मध्यम में क्या आएगा, है जो आता है। क्या आता है जो, के समान। बस दो गो चीज आपको याद रखना है। क्या याद रखना है जो, यह बहुत बढ़िया है, आप लोग याद रख लीजिए, क्या है जो, या क्या याद रखनी है, के समान। के समान क्या करने पर, तो विग्रह करने पर ये दोनों के दोनों आता है। क्या आता है, दोनों को दोनों ये आता है। इसका ट्रिक देखिएगा, बीच का कारक चिन्ह लुप्त हो जाता है। बीच का कारक चिन्ह क्या होता है, लुप्त हो जाता है। समझिएगा, इसमें क्या है, पीताम्बर, नीलकंठ, छत्रधर, महोदय, इन सभी शब्दों में बहुब्रीहि समास होता है। आपको ये चीज याद रखना है। बच्चा क्या हो जाता है, कंफ्यूज हो जाता है इस चीज को लेकर कि क्या होगा, कर्मधारय होगा या आपका बहुब्रीहि समास होगा। तो आपको याद रखना है, पीताम्बर, नीलकंठ, क्या हो जाएंगे यहाँ पर, छत्रधर, महादेव, इन सभी शब्दों में क्या है, बहुब्रीहि समास होता है। अगर आपके प्रश्नों के विकल्प में बहुब्रीहि समास नहीं दिया होगा, अगर आपके प्रश्नों के विकल्प में, ठीक है ना, जिसको ऑप्शन कहते हैं, अगर अगर ऑप्शन में, अगर आपके ऑप्शन में क्या है, बहुब्रीहि समास नहीं दिया है, तो वहां पे कर्मधारय समास चुन सकते हैं, क्योंकि विग्रह करने पर है जो और के समान में आता है, इसी की वजह से। ठीक है। याद रखना है, अगर ऑप्शन नहीं रहेगा तब क्या करना है, कर्मधारय को चुनना है। अगर ऑप्शन होगा तो क्या करना है, बहुब्रीहि को चुनना है। अगर बहुब्रीहि ऑप्शन में है तो बहुब्रीहि का क्या कीजिएगा, इंपॉर्टेंस दीजिएगा। चलिए हम लोग क्या करते हैं, आगे समझते हैं द्वंद्व समास को। ठीक है। ये तो बिल्कुल क्या है, आपका सिंपल है, द्वंद्व समास और क्या है, द्विगु समास, बहुब्रीहि समास, बिल्कुल क्या है, सिंपल है। कर्मधारय भी आपके लिए सिंपल हो जाएगा। याद रखना है जो या के समान विग्रह करने पे चीज जाता है। ठीक है। देखिएगा, द्वंद्व समास में जिस समास में योजक चिन्ह, ऐसे बीच वाले जो इसे जो चिन्ह होता है,
इसको क्या कहते हैं, योजक चिन्ह कहते हैं। और या तथा शब्द का प्रयोग होता है तो उसे क्या कहते हैं, द्वंद्व समास कहते हैं। ठीक है ना, बिल्कुल सिंपल है। सिर्फ क्या देखना है आपको, योजक चिन्ह देखना है, ई वाले चिन्ह को, और देखना है, या देखना है, या तथा देखना है। अगर ऐसे शब्द अगर आपको दिखाई देंगे तो आप समझिएगा वह क्या है, तो द्वंद्व समास है। ठीक है, जैसे इसमें एक ट्रिक भी याद रख लीजिएगा, आपको शुरू में ये चीज हम समझाएं कि दोनों शब्द क्या होते हैं, एक दूसरे के क्या होते हैं, विपरीत होते हैं, यानी उल्टे होते हैं। जैसे यहाँ पर देखिएगा, अव्ययी भाव, अव्ययी भाव थोड़ा बच्चों को डाउट रहता है, इसी की वजह से हम आपको समझाते हैं। और यहाँ पे समझिएगा द्वंद्व समास, क्या कौन समास, तो द्वंद्व के बारे में समझिएगा। जैसे यहाँ पर योजक चिन्ह देख रहे होंगे और आपके दिमाग में आ रहा होगा सर अव्ययी भाव में भी तो योजक चिन्ह आता है। जैसे अव्ययी भाव में हम लोग क्या चीज सीखे हैं कि एक ही शब्द दो बार, एक ही शब्द दो बार। जैसे यहाँ पर समझिएगा दिनों दिन, दिनों दिन, और देखिएगा इसमें क्या है, योजक चिन्ह है, रातों रात, इसमें भी क्या है, योजक चिन्ह है। ठीक है, और यहाँ पे समझिएगा, जैसे यहाँ पर देखिएगा दिन रात, फिर यहाँ समझिएगा बड़ा और छोटा। आप लोग देख रहे होंगे कि योजक चिन्ह दोनों में क्या है, कॉमन है। योजक चिन्ह क्या है, दोनों में कॉमन है। लेकिन अव्ययी भाव में एक ही शब्द दो बार आ रहा है, एक ही शब्द क्या आ रहा है, दो बार आ रहा है। लेकिन द्वंद्व समास में क्या आ रहा है, दिन का उल्टा रात, बड़ा का उल्टा छोटा, यानी द्वंद्व समास में क्या आ रहा है, तो आपका उल्टा आ रहा है। तो ये चीज आप लोग क्या रखिएगा, ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो हमको उम्मीद है कि आपको द्वंद्व समास समझ में आया होगा। जैसे समझिएगा इसका उदाहरण देखिएगा, इसमें क्या है, योजक चिन्ह है। ठीक है, जैसे माता पिता, यानी माता या पिता, इसमें क्या है, योजक चिन्ह है, लेकिन एक ही शब्द दो बार नहीं है, इसमें क्या है, उल्टा है। आगे देखिएगा देश विदेश, यानी देश या विदेश हो जाएगा। दिन रात, यानी दिन या रात। तन मन, यानी तन या मन। ज्ञान विज्ञान, क्या हो जाएगा, ज्ञान या विज्ञान। पाप पुण्य, पाप या पुण्य। धर्म अधर्म, यानी धर्म या अधर्म। इसमें क्या हो रहा है ना, तो शब्द आपको उल्टे दिखाई दे रहे होंगे, शब्द आपको उल्टे दिखाई दे रहे होंगे। ठीक है, चलिए हम लोग क्या करते हैं, आगे एक और है उसको समझते हैं, द्विगु समास। ये भी क्या है, तो बिल्कुल सिंपल है, अगर आप लोग अच्छे से समझते हैं तो। ठीक है, द्विगु समास हम लोग किसे कहेंगे, समझिएगा। जिस समास में पूर्व पद संख्यावाची हो एवं उत्तर पद क्या हो, संज्ञा हो, तो उसे क्या कहेंगे, तो द्विगु समास कहेंगे। भाई संख्यावाची क्या होता है, आप लोगों के मन में आ रहा होगा कि सर भैया कि संख्यावाची क्या होता है। ठीक है, तो जैसे यहाँ पर देखिएगा, जैसे पंचवटी, यानी पहला जो पद हो रहा है ना, संख्यावाची हो रहा है, यानी जैसे पंच से क्या होता है, पांच होता है, पंच से क्या होता है, पांच। चौराहा, हम चौराहा बोल रहे हैं, नहीं क्या होता है, च से चार भी तो होता है, यानी संख्या है। ठीक है, आगे क्या है, पंचवटी, यानी पांच होता है ना, यानी शुरू के जो पहला पद हो क्या हो, संख्यावाची हो। तो ऐसे शब्द को हम लोग क्या कहेंगे, तो द्विगु समास कहेंगे। जैसे ट्रिक में समझिएगा वही है आपका कि प्रथम पद क्या होगा, तो संख्यावाची होगा। प्रथम पद क्या होगा आपका, तो संख्यावाची होगा। जैसे देखिएगा पंचवटी, जैसे पांच वटों का समूह, तो क्या आ गया आपका, पांच क्या हो गया, संख्यावाची हो गया। ठीक है, आगे देखिएगा तिरंगा, ती से क्या होता है, तीन रंगों का क्या हो जाएगा, समाहार को क्या कहते हैं, तो तिरंगा कहते हैं। आगे देखिए चौराहा, चार राहों का समूह, चार राहों का समूह को हम लोग क्या कहेंगे, तो चौराहा कहेंगे। ठीक है ना, यानी जहाँ पे चार गो रास्ता एक जगह आकर मिलता हो। ठीक है, आगे देखिएगा क्या है, पंचवटी, यानी पांच वृक्षों का समूह, पांच वृक्षों का समूह को क्या कहते हैं, तो पंचवटी कहते हैं। ये जितने भी एग्जाम्पल आप लोगों को हम यहाँ पर दिए हुए हैं, इस सब एग्जाम जो है, एग्जाम में
पूछा हुआ एग्जाम्पल है, ठीक है ना। जितने भी एग्जाम्पल हैं उस सब एग्जाम में पूछा हुआ एग्जाम्पल है। अगर आप लोग बढ़िया से देख लेते हैं तो आपको समझ में आ जाएगा, और हमको उम्मीद है कि आप पेपर में जो भी क्वेश्चन आएगा समाज से रिलेटिव आप उसको बना दीजिएगा। द्विगु समास में हम लोग क्या समझे, तो पहला जो पद होगा क्या होगा, संख्यावाची होगा। हमको उम्मीद है कि आपको समास का एक एक चीज आपको समझ में आया होगा। अगर थोड़ा भी आपको कोई भी चीज को लेकर डाउट रहेगा तो आपका कमेंट बॉक्स क्या रहता है, ऑन रहता है, तो आप उसमें पूछ सकते हैं, और मेरे से जितना प्रयास होगा हम आपके कमेंट का जवाब जरूर देंगे। चलिए, हमको उम्मीद है कि आज की क्लास आप लोगों को बढ़िया लगा होगा। लास्ट तक जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फिर हम लोग मिलते हैं अगले क्लासों में।